कैसे हैं प्यारे बच्चों। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे एकलव्य एजुकेशन के इस मोबाइल ऐप में। और चूंकि हम पिछली जो कड़ियाँ आपने देखी हैं, आपको पता है कि सॉलिड स्टेट को हम एक तरफ से कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 12वीं क्लास में सीबीएसई ने इसको हटा दिया, तो स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया, और 11th क्लास में इसको वैसे ही नहीं पढ़ा गया था। तो ये एक ऐसा चैप्टर था कि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो इसको टच ही नहीं कर पाए थे। लेकिन एनटीए तो सवाल पूछेगा ना, मेडिकल में तो सवाल पूछे जाएंगे। तो इसी सीरीज में मैं अब तक इस चैप्टर की 2 वीडियो दे चुका हूं, बल्कि 3 मैं कहूँगा, 3 वीडियो। एक चैप्टर में तो मैंने ओवरव्यू इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है आप लिस्ट में देख लेंगे। दूसरी जो वीडियो मैंने दी थी उसको मैंने लेक्चर 1 माना था। पहले वाले में ओवरव्यू, दूसरे वाले में मैंने, और वो 2 वीडियो और, एक हिंदी मीडियम में थी और एक प्योर इंग्लिश मीडियम में। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग मैंने 2 वीडियो दी उन विद्यार्थियों के लिए जिनको हिंदी समझ में इंग्लिश नहीं आती और जिनको हिंदी नहीं आती। आज इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वीडियो में मैं आज दोनों माध्यम रखने वाला हूं, आपको खूब बढ़िया से समझ में आएगा। पहली वीडियो में हमने देखिए लेक्चर जो 1 था उसमें चाहे मीडियम हिंदी रहा हो या इंग्लिश, तो वो बहुत बेसिक चीजें थी। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड कितने तरीके के होते हैं, और एमोर्फस क्रिस्टलाइन में डिफरेंस क्या होता है ये हमने बताया था। 1-2 सवाल और किए थे। इसके अलावा यूनिट सेल क्या होती है, कितने तरीके की होती है, जैसे उसको एज लेंथ और एज एंगल के आधार पर कितने भाग में क्या रिलेशन होता है। उसके अलावा एटम के आधार पर उसको कितने तरीके से डिवाइड किया गया है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, वो सारा हमने किया। उसके अलावा अब इंग्लिश मीडियम में क्या हुआ था, इंग्लिश मीडियम में पैकिंग इफिशिएंसी स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन हिंदी माध्यम में मैंने पैकिंग इफिशिएंसी करा दिया था। तो डेरिवेशन है वो एक। आज पैकिंग इफिशिएंसी पर यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जो हिंदी माध्यम के हैं उनको लगेगा कि ये 2 पॉइंट तो मेरे करा दिए हैं। एक उसका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग दक्षता क्या कितनी है, कैसे निकालेंगे, बॉडी सेंटर में, और उसके बाद जो अब तक नहीं हुआ है वो फेस सेंटर में, वो भी निकालेंगे। और इसके बाद इसी वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए ये है, इसमें हम रेडियस रेशियो रूल है इस चैप्टर का, वो भी हम करने वाले हैं। आज इतना करेंगे, और डेंसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या बाकी और चीजें हैं जो कैसे पैकिंग करते हैं, वो सारा कुछ हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट कर देते हैं हम वहां से जहां हम पिछली बार छोड़ के गए थे चैप्टर को। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल, उसके प्रकार कितने होते हैं, इट्स टाइप, एज लेंथ, एज एंगल के आधार पर, ये सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर, ये था। और यहाँ मैंने पैकिंग इफिशिएंसी लिया था, ये रहा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग इफिशिएंसी। बहुत अच्छे से मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ। पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब होता है कि जब आप देखिए आपके पास सपोज करिए कोई बॉक्स है ना, उस बॉक्स में आपने, किस तरीके का बॉक्स है, जैसे स्क्वायर टाइप होता है, जिसमें आप जैसे मोबाइल खरीद के लेके आते हैं ना, तो आपको जो डब्बा मिलता है उस तरीके का बॉक्स है आपके पास कोई, ऐसे इस तरीके का बॉक्स है। आपने इस बॉक्स को खोल लिया, और खोलने के बाद ऊपर से खोला, इसका कवर खोल के इसमें बहुत छोटी छोटी बॉल हैं जो बच्चे खेलते हैं ना स्फेरिकल शेप में, वो आपने भरनी शुरू की। इसमें आप भरते गए, जब ऊपर तक भर गई आपने बंद कर दिया। तो क्या इसके अंदर 100% स्पेस ऑक्यूपाई हो गया है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब स्फेयर एक दूसरे को ऐसे टच करते हैं, देखिए वो एक दूसरे को ऐसे टच करते हैं, तो अगर वो ऐसे टच कर रहे हैं इस तरीके से, तो भी देखो उनके बीच में खाली जगह है। और अगर आपने सावधानी बरती, उसको ऐसे ही नहीं भरा रैंडमली, आपने इस तरीके से भरा, अगला जो भरेंगे आप वो यहाँ रखेंगे इन दो के बीच में ऐसे करके, तो जगह तो तब भी खाली बच गई ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में होल है, मैं इसको रेड कलर से आप यहाँ मार्क कर देता हूँ। देखो ये खाली जगह बची है, यहाँ पर खाली जगह बची हुई है। तो ये भी एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का। इनको टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं, इसको मैं बाद में समझाने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर के इस बॉक्स में इतनी जगह बची हुई है कि अगर आप इसमें कोई बालू मिट्टी जो होती है या सिंपली मिट्टी अगर आप इसमें भरना चाहेंगे, तो काफ़ी अमाउंट में आप हिलाते जाएंगे और मिट्टी भरते जाएंगे। इतनी जगह खाली थी, बॉल ने सारा स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं किया था, प्रॉपर सॉलिड नहीं बन पाया था। वही हम निकालने वाले हैं कि अगर आप सिंपल क्यूबिक तरीके से उसको भरते हो, तो सिंपल क्यूबिक होता है जब 2 डायमेंशनल में आप एटम को इस तरीके से भरते हो, जैसे ये लगे हुए हैं, एटम के ऊपर एटम आप रखते गए, तो
एक लाइन है ये, ऐसे ऊपर को आप करते गए तो 2D नहीं 3D, एक ऐसे भरा आपने, देखो 2 हो गई, और तीसरा आगे है ना, पूरा बॉक्स ऐसे होता है ना इस तरीके से। तो जब आप भर रहे हैं तो उसमें जो स्ट्रक्चर बन के सामने आती है वो क्यूबिक होती है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना स्थान वो बॉल जो है वो फिल कर लेती है या कितना खाली रह जाता है, कैसे निकालें? तो आप यहां से देखिए, एक फेज में ले लेता हूं, ओनली वन फेज, एक फेज ले लिया मैंने, 6 फेज है ना, 1 2 3 4, पीछे वाला 5 और आपकी तरफ फ्रंट वाला 6। तो इसमें क्यूब में जो दीवार होती है जिनको फलक कहते हैं हिंदी में, वो कुल संख्या में 6 है। तो मैंने एक ले लिया, और एक में आप देखते हैं कि इस तरीके से आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं। जब वो इस क्यूब शेप में आया, वो आइटम आपने काट दिए थे तो वो आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है भाई। अब इसमें इस एटम की रेडियस यहां से लेकर के यहां तक वो r है, और इस एटम की भी रेडियस r है। मैं इनको एज लेंथ कहता हूं, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो a है। तो आप देख रहे हैं यहाँ a इज इक्वल टू कितना r है, 2r है। अगर मैं इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, है ना, a की जगह पर रख देते हैं 2r, 2r का क्यूब, तो ये हो गया 8r का क्यूब। ये पूरा आयतन है, पूरा वॉल्यूम है पूरे क्यूब का। और क्यूब के अंदर जो स्फेयर भरे हुए हैं वो तो स्फेरिकल शेप में है, जो एटम भरे हुए हैं। तो हमने अलग से फिर निकाला कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, तो वॉल्यूम नॉट ओनली क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एक यूनिट सेल के अंदर, तो वो होगा 4/3 पाई r क्यूब। अब एक यूनिट सेल में आपके ध्यान हो, पिछले लेक्चर में आप थे, ये स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। इस स्ट्रक्चर में जो कोने पर स्ट्रक्चर है दैट इज 1/8 पार्ट ऑफ ए कंप्लीट स्फेयर, एंड देयर आर टोटल 8 कॉर्नर इन द यूनिट सेल, देयर आर 8 कॉर्नर इन द यूनिट सेल। तो कुल मिलाकर के जो वॉल्यूम बनता है वो एक बॉल के इक्वल बनता है। तो एक बॉल का यानी कि स्फेयर का वॉल्यूम होता है इतना। अब बस हम निकाल देंगे। पैकिंग इफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पैकिंग इफिशिएंसी का होता है 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 2r का क्यूब था, दैट इज 8r क्यूब, यानी कि स्फेयर का वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं, आपके अगर 200 नंबर आए हैं 250 में से, तो कैसे निकालते हैं आप परसेंटेज, कितने परसेंटेज आए, 200, टोटल था 250, है ना, इंटू 100। तो आपका परसेंटेज पता चल जाता है कि मेरे 80% मार्क्स आए हैं। ठीक वैसे ही टोटल कितना था 8r क्यूब, और स्फेयर ने जो ऑक्यूपाइड किया वो 4/3 पाई r क्यूब, और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ गया। याद भी रखना पड़ेगा, ये 52.4% स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाएगा, याद रखिएगा 52.4%। और आज जो 21 का दम नाम से एक सीरीज है जो मैंने पिछले 4 दिन से होल्ड पे रखी थी, चूंकि केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो आज उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आज मैंने सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन भी उसमें लिए हुए हैं, तो इनसे किस तरीके के सवाल हैं वो आप कर पाएंगे उसको देख करके। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जाकर के ऐप वाले बच्चे वहां पर अपनी बात लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कितना समझ में आया है और कितना नहीं। समझ में आया है तो भी पता चलना चाहिए। आप कंजूसी बरतते हैं उसमें थोड़ा ही आपका कुछ लगता है, बस आपको लिखना है, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वो भी शेयर करिए। अब ये तो था सिंपल क्यूबिक में। इसी तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी अब हम निकालते हैं अगले वाले में। ये कहीं नहीं जाएगा, मिटोया नहीं है, आप वीडियो को रोक करके फिर से लिख सकते हैं। ये फायदा होता है इसका ऑनलाइन होने का, और आप दोबारा भी देख सकते हैं, 3 4 5 जितनी बार आपका मन करे आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। अब बॉडी सेंटर से पहले मैं क्या करता हूं, फेस सेंटर निकाल लेता हूं, बाद में बॉडी सेंटर निकालेंगे, क्योंकि फेस सेंटर और आसान होगा और बॉडी सेंटर टफ होगा। वैसे बॉडी सेंटर में पहले वाली वीडियो में इंग्लिश मीडियम में हाँ हिंदी मीडियम में मैं करवा चुका हूं। तो फेस सेंटर में क्या होता है भाई, फेस सेंटर का मतलब होता है जितने फेस हैं, टोटल 6 फेस थे, फलक जो है 6 थे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 दीवारें होती हैं, और हर दीवार के बीच में एक एक्स्ट्रा एटम जब आप फिट कर देते हो तो उसको आप फलक केंद्रित या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलने लगते हो, ठीक है। तो उसमें टोटल जो स्फेयर हैं उनकी संख्या 4 है। किस तरीके से,
1/8 पार्ट फ्रॉम द कॉर्नर, और टोटल 8 कोने, तो एक बॉल का वॉल्यूम आता है वहां से 8 इंटू 1/8। और फेस के सेंटर में जो एटम है जो अंदर की तरफ होता है रूम में वो तो बच जाता है, लेकिन बाहर वाला तो आपको काट के प्लेन बनाना पड़ेगा ना जब आप क्यूब बनाना चाहते हैं। तो हर फेस में से वो अपना 1/2 देता है। टोटल 6 फेस होते हैं तो आपको 3 एटम के बराबर वॉल्यूम मिलता है। तो 3 और एक कोने से तो कुल संख्या 4 होती है। इसका मतलब उतनी ही जगह में जिसमें क्यूब था पहले एक एटम आया था, अब 4 एटम आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड करेंगे। तो कैसे निकालना है हमें, ये आपके सामने यहाँ फेस सेंटर दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये फेस सेंटर है। ये बीच में जो स्ट्रक्चर रखी हुई है ये फेस सेंटर की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ फेस के सेंटर में ये एक एक्स्ट्रा बॉल है, और कॉर्नर पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज 1/8 पार्ट ऑफ द स्फेयर। तो यहां पर एक डायगोनल हमें बनाना पड़ेगा, और डायगोनल से हम इसको समझ जाएंगे। देखिए एक डायगोनल मैंने ले लिया, ये एक डायगोनल मैंने बना दिया इस तरीके से, ये एक डायगोनल हो गया है। समझ रहे हैं क्यों बनाया मैंने डायगोनल? क्योंकि डायगोनल बनाने से यहां तक ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है यहां पर, इनका पूरा कंट्रीब्यूशन आपको एक ही फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं अलग से बना लेता हूं, आपको बहुत बढ़िया से तब आएगा समझ में। मैंने इसको ऐसे बना लिया, ऐसे। जो डायगोनल है, डायगोनल पर देखिए यहां पर डायगोनल पर यहां 2 आर ऐसे रखे हुए हैं, है ना, इसकी एक आर और 2 आर, और इसी पर यहां पर ये अलग से एक आर है और यहां पर अलग से एक आर है, इस तरीके से, है ना। तो ये कुल मिलाकर के अगर ए बी सी मैं इसको नाम देता हूं, और आपको पता है ये एज है ए पिकोमीटर, ये जितना भी एज है वो ए है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाते हैं थ्योरम, तो फ्रॉम द ट्रायंगल ए बी सी, ए सी किसके बराबर होगा? अगर मैं इसको नाम देता हूं, देखो ए और सी, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का नहीं, ए सी तो मुझे निकालना है, बी सी का और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का अंडर रूट, ऐसे करके, है ना। तो ये है ए का स्क्वायर, दिस इज अगेन ए का स्क्वायर, सो टोटल आ गया है अंडर रूट 2a, टोटल आया है अंडर रूट 2a। और ए सी इज इक्वल टू आपने यहां देख लिया है कि 4r के बराबर है। मैंने ऐसा इसलिए किया, मैं चाहता हूं कि जब मैं क्यूब का वॉल्यूम निकालूं a करके तो वो r के टर्म में आए, चूंकि जो जब आप स्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो 4/3 पाई r क्यूब के टर्म में होता है। अब देख लीजिए a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, a इज इक्वल टू 4r बाई रूट क्यूब। सीधे लिखिए अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का आयतन। इसमें हिंदी और अंग्रेजी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोल रहा हूं और हिंदी में भी बोल रहा हूं क्यूब का आयतन, इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज पर पकड़ बनानी है और बात को समझना है। एक जिद्दीपन होता है कि नहीं हमें तो खिसकना ही नहीं है अपनी जगह से, मैंने देखा है कई बार ऐसा भी हो जाता है, नहीं आप हिंदी में लिखोगे तो हम लिखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सुनना है, लिखना है, समझना है, बदलना है अपने आप को, और ऐसे ही परिवर्तन होता है। हिंदी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, तो ये वीडियो में दोनों माध्यम के बच्चों के लिए दिया है। समझ में आ जाए तो कमेंट करिएगा, नहीं तो फिर अलग से बनाना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ए क्यूब होता है, कर दीजिए भाई, कर दिया हमने, कितना हो गया, ये हो गया आपका 64 r क्यूब अपॉन 2√2, क्योंकि अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 तो 2 हो गया, ये बच गया। तो आप इसको लिख सकते हैं जब डिवाइड करेंगे, दैट इज 32 अपॉन रूट 2 r क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ऊपर नीचे मैं यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आसान बना सकते हैं। ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मैं अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16√2 r क्यूब, क्योंकि जब नीचे अंडर रूट 2 लिखोगे तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 दैट इज 2 से ये कट गया तो 16 आ गया, है ना।
ये है आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एक का होता है 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू 4। मैंने 4 क्यों लिखा? अभी मैंने आपको समझाया था कि जो फेस सेंटर्ड है, इस फेस सेंटर में टोटल परमाणु की संख्या इसके निर्माण में जो आती है वो 4 है। अभी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले, वीडियो को बैक करके आप उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया 16/3 पाई आर का क्यूब। अब हम क्या करते हैं, पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं। पैकिंग दक्षता कैसे निकालेंगे, हिंदी में बोल रहा हूं। तो पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग दक्षता, अभी फॉर्मूला मैंने लिखा था पहले वाले केस में कि जो स्फीयर का टोटल वॉल्यूम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब से। तो ये हो गया 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन 16√2 आर क्यूब इंटू 100। ये इस तरीके से, ये यहां पर आप जो देख रहे हैं रेड ब्रैकेट के अंदर, तो कितना निकल के आएगा 74%। क्योंकि फेस सेंटर है, फलक केंद्रित है, सबसे ज्यादा परमाणु, 4 परमाणु लगे हैं इसको ऑक्यूपाइड करने में, इस स्पेस को सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड रहता है। और नीट में पूछ लिया गया कि फलक केंद्रित में कितना स्थान खाली रहता है, तो 100% में से 74% तो भर दिया, 26% खाली रह गया। क्लियर हुआ है कंसेप्ट? क्लियर हो गया है। अब हम ले लेते हैं बॉडी सेंटर को। 3 तरीके की स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक में कर लिया, ये फेस सेंटर था इसमें कर लिया। अब हम बॉडी सेंटर में, यानी कि जो कंप्लीट क्यूब होता है बिल्कुल उसके बीच में एक एक्स्ट्रा एटम रखा है, सभी फलक से बराबर दूरी पर जो होता है केंद्र, वहां पर। तो उस स्ट्रक्चर को ले लेते हैं, उसको समझते हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है, देखिए अभी जो अगला डेरिवेशन आएगा रेडियस रेशियो रूल, वहां पर भी इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इस डेरिवेशन की। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो फिर से वीडियो को वापस करके एक बार देख लीजिए। मैं पहले वो ले लेता हूं जो मैंने अभी दिखाया था बॉडी सेंटर वाला। ये है बॉडी सेंटर। देखिए जितने भी 6 फेस हैं, हर फेस से बराबर दूरी पर, यह कहें कि हर कॉर्नर से बराबर दूरी पर जब एक एक्स्ट्रा एटम होता है, अब वही प्रॉब्लम आएगी कि ए के टर्म में मुझे जब वॉल्यूम निकालूंगा क्यूब का, ए क्यूब वो आर के टर्म में चाहिए। तो यहां पर ए और आर का रिलेशन क्या है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये यहां पर जो एटम रखा हुआ है, अगर मैं इसको समझूं थोड़ा बड़ा एटम है ये इस तरीके से, तो 2 आर तो इसकी हो गई है अपनी। मैं यहां पर कलर चेंज करके लिखता हूं। 1 आर तो यहां से लेकर के यहां तक है इसकी, 1 आर यहां से लेकर के यहां तक है। और ये चूंकि देखने में ऐसा लग रहा है, इस आर को आप बस स्मॉल आर मान लीजिए कि ये आर हो गया, ये आर हो गया। और एक एटम की रेडियस इसकी, ये थोड़ा बड़ा है, ये भी थोड़ा बड़ा है, टच करते हैं एक दूसरे की बाउंड्री को, रेडियस दिस इज ऑल्सो रेडियस, ऐसे करके। और ये ए बी, अब सी कोई नहीं बना अभी तक, देखो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, इस डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर मैं ए बी और इसको सी लिख देता हूं, किसी भी एटम को सी मान ले हम, तो आपको एक डायगोनल जबरदस्ती आपको यहां से यहां बनाना ही पड़ेगा, तब जाके देखो बना। अब ये बन गया है आपका एक यहां पर ट्रायंगल, देख लीजिए ये जो मैं बना रहा हूं यहां पर ब्लू पेन से, ये एक आपका ये ट्रायंगल बन गया है ए बी सी। अब आपको पता है ना कि ए और सी निकालना पड़ेगा आपको, तो जाहिर है एक बिंदु डी भी लिख लेते हैं यहां पर। अब एक अलग से ट्रायंगल जो बन गया है, वो अलग से ट्रायंगल यहां पर मैं ग्रीन से बना देता हूं। देखो ये ए से डी, डी से सी, और यही वाला फिर से टर्म। तो ए डी सी ट्रायंगल को लेकर के मैं ए सी निकालूंगा, और चूंकि क्यूब में हर एंगल 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें। तो मुझे लिखना पड़ेगा पहले कि फ्रॉम द ट्रायंगल ए डी सी, तो ए सी इज इक्वल टू, जितनी भी एड्ज हैं वो सब ए हैं, कोई सी भी शाखा हो, यहां से यहां तक वो ए, यहां से यहां तक वो ए, ये भी ए है ना, सभी ए हैं, 9 नहीं है ये ए। तो ए सी इज इक्वल टू हो गया है अंडर रूट ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2a। बात क्लियर हो गई?
क्योंकि a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट 2a, a स्क्वायर का a हो जाता है। अब क्या करना है आपने, जो आपको चाहिए था फ्रॉम द ट्रायंगल a b और c, a b c से a b डायगोनल आपको निकालना है, a b। तो इसको आप लिखेंगे a c का स्क्वायर b c का स्क्वायर, a c का स्क्वायर प्लस b c का स्क्वायर, और ए सी आप पहले निकाल चुके हो, अंडर रूट 2a है, तो यहां अंडर रूट 2a का स्क्वायर प्लस दिस इज a का स्क्वायर, ये a है, बी सी a है, तो ये बन गया अंडर रूट 3a। और आपको पता है ये a और d में कितने रेडियस हैं, 1r, 2r, 3r और 4r, तो मैं लिख सकता हूं कि 4r इज इक्वल टू रूट 3a, या a इज इक्वल टू 4r बाई रूट 3। इतने से पोर्शन पर भी न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत सारे, वो याद रखना है। अगर रेडियस दे दे आपको और एड्ज लेंथ निकालनी हो बॉडी सेंटर में, तो आपको तुरंत याद रहना चाहिए कि ये फॉर्मूला है, उससे एड्ज लेंथ निकालेंगे और आगे चलकर फिर डेंसिटी के न्यूमेरिकल बनते हैं। इसमें बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट सेल की डेंसिटी जब निकालते हैं, वो तो बोर्ड में आया ही करता था, तो बोर्ड से तो इसको निकाल फेंका है, तो वो IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, फिर आपका नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब घन का आयतन, ये हो गया है आपका a क्यूब, यहां लिख सकते हैं हम a क्यूब की जगह पर, दैट इज 4/3 पाई r का, सॉरी a क्यूब का मतलब ये हो गया है 4r अपॉन रूट 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 64/3 रूट 3 r क्यूब, 64/3 रूट 3 r क्यूब। ये क्या है आपका, ये आयतन हो गया है क्यूब का, बॉडी सेंटर क्यूब का। अब यहां लिखते हैं टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब बॉडी सेंटर को बनाने में कुल एटम कितने प्रयोग होते हैं, कोने पर तो है ही 1/8 इंटू 8, और एक पूरा बॉडी के बीच में रखा है, तो अपना 100% कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसके लिए एक वो और एक कोने वाला, तो 2 हो गए, और एक का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब इंटू 2 कर देंगे इसको, तो ये आ गया आपका 8/3 पाई r का क्यूब। अब आप बड़ी आसानी से पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हो, पैकिंग इफिशियंसी हो गया वही 8/3 पाई r क्यूब अपॉन 64/3 रूट 3 r क्यूब इंटू 100 इज इक्वल टू 68%। याद रखिएगा, ये वैल्यू याद रखिएगा, 32% स्पेस इसमें खाली रहता है और 68% इसमें ऑक्यूपाइड कर लिया गया है। 68% ऑक्यूपाइड हुआ है, 32% खाली रह गया है। तीनों चीजें याद रखनी है, कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इस पर, तो यहां मैं समझता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, भले ही आप हिंदी मीडियम में हो या आप इंग्लिश मीडियम में हो, लेकिन चीज समझ में आई है तो कमेंट तो बनता है। अब हम अगली चीज जो इसी से हमें निकालनी है, पहले उसका आधार समझ लीजिए। ये तो हो गया है, इसको तो आप बार बार देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब ये समझ लेते हैं बात को जो रियल फैक्ट पर डिपेंड करती है, तो एक कुछ कल्पनाएं मुझे लग रही थी। रियल ये है कि अगर मैंने 4 बॉल ऐसे सटा के रखी आपस में इस तरीके से, तो क्या इनके बीच में इतनी जगह है कि मैं इतनी ही बड़ी बॉल इनके बीच में फिट कर दूंगा? अगर मैं इनके बीच में भी इतनी ही बड़ी बॉल फिट करूंगा, तो फिर जाहिर है कि एक दूसरे से इनको दूर हटना पड़ेगा। ऐसे हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना, तो वो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगी। तो फिर क्या करना है, जब आप बड़ी बड़ी 4 बॉल को टच करते हो और आप चाहते हो कि स्ट्रक्चर भी ना बिगड़े, तो उनके बीच में आपको एक छोटी बॉल फिट करनी पड़ेगी। छोटी, कितनी छोटी, ये समझ लीजिए कि 4 एप्पल आपने रखे और उनके बीच में जो खाली जगह बची, वहां पर एक छोटा सा लेमन, छोटा सा नींबू आप जो है फिट कर सकते हैं, छोटे वाला अगर सेट हो जाए तो इस केस में मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी रेडियस यहां से यहां तक की और इधर इसकी रेडियस
ये वाली, ये दोनों बराबर हैं नहीं ना। बड़े एटम की रेडियस को मैं कैपिटल आर लिखता हूं, छोटे रेडियस की एटम को मैं स्मॉल आर लिखता हूं। तो अब सवाल ये बनता है अगला कि छोटा एटम कितना छोटा हो और बड़ा एटम कितना बड़ा हो, कि हम जब चाहते हैं कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बने कि वो ऑक्टाहेड्रल बने, या हम चाहते हैं कि वो टेट्राहेड्रल बने। समझ गए बात को? पूरे सिलेबस में हमारे दो ही स्ट्रक्चर होंगे, चाहे इनऑर्गेनिक में जब भी हमें स्ट्रक्चर की बात करनी हो, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय और दूसरी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। तो ये बात है, मतलब ये एटम कितना छोटा हो और ये एटम कितना बड़ा हो कि जब आप इनको सेट करके रखें, फेस सेंटर हो चाहे बॉडी सेंटर हो, तो वो आप जो चाहते हैं स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बने, ऑक्टाहेड्रल बने, वो बन जाए। उसके लिए पहले मैं एक टेबल आपको लिख देता हूं, उस टेबल को आप ध्यान रखेंगे और फिर मैं डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। टेबल को पहले इसलिए मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि हमारा जो इंसान का जो मस्तिष्क होता है ना, वो तब अच्छे से काम करता है जब पता चल जाए कि मुझे इसके बदले में ना ये मिलने वाला है। मैं पढ़ क्यों रहा हूं? अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ूं और मुझे बाद में क्या हो उसमें से कुछ भी नहीं आएगा या कोई गारंटी नहीं है, मन नहीं लगता। लेकिन अगर ये पता चल जाए पक्का है भाई यहां से 10 नंबर का सवाल है इस चैप्टर में से, तो बाकी को छोड़ के पहले वहां करता है। सिमिलरली आपको कोई काम कहा जाए ये काम करो, मन नहीं करता जब तक उसके बारे में रिजल्ट नहीं पता। अगर कहा जाए काम करते ही आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, करो, खत्म करो 5,000, तो आप सोचोगे 2 घंटे में कर दो, सांस भी नहीं लोगे, क्योंकि आपको मंजिल पता है। तो मैं पहले एक टेबल के माध्यम से रिजल्ट आपको समझा देता हूं, फिर हम इसके क्वेश्चन को लेंगे और उस टेबल को प्रूव करेंगे। एक टेबल आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे। देखिए टेबल मैं बनवा देता हूं आपको, मेरे साथ साथ आपने बनानी है। टेबल बनाते हैं, रेडियस रेशियो के टेबल बोलते हैं इसको। रेडियस रेशियो की टेबल होती है, लिख लीजिए रेडियस रेशियो टेबल, त्रिज्या का अनुपात निकालने वाली टेबल। मतलब कि आप छोटे एटम में और बड़े एटम की रेडियस से डिवाइड करें तो वो रेशियो जो यहां पर आएगा, जो x होगा, उससे आप ये कैसे अनुमान लगाएंगे कि हमारी जो ज्योमेट्री बनी है उस सॉलिड की स्ट्रक्चर वो ये है, और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है समझा दूंगा, पहले टेबल बना लीजिए। तो आपने ऐसे लिखना है सीरियल नंबर, ऐसे एक टेबल बना लेनी है। इधर आप लिखेंगे रेडियस रेशियो, यहां रेडियस रेशियो, और यहां आप लिखेंगे उधर इसकी ज्योमेट्री, यहां उसकी संरचना, ये संरचना है आप लिख लेंगे, उसकी संरचना कैसी होगी, और यहां आप लिख लेंगे अगले बॉक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस तरीके से करके आपकी एक टेबल तैयार हो गई। अब इसको कैसे भरेंगे, क्या इससे हमें मिलेगा? देखो यहां पर 4 तरीके के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ लेंगे। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4। जब रेडियस रेशियो 0.155 से लेकर के 0.225 रहेगा, जब वो अनुपात इतना आए, यह अनुपात 0.225 से लेकर के 0.414 के बीच में आएगा, यह 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में आएगा, यह 0.732 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा और 1 तक कुछ भी हो सकता है। अगर ये वैल्यू यहां पर आती है, और देखो सवाल भी आप अंदाजा लगा सकते हैं रेडियस रेशियो देकर के किस तरीके का सवाल नीट में आपसे पूछा जा सकता है या IIT JEE में। तो ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर। यहां पर आप ज्योमेट्री याद कर लेंगे, ये हो जाएगी ट्रायंगुलर प्लेनर, ये हो जाएगी टेट्राहेड्रल अगर इस रेशियो में आता है, और इस रेशियो में आता है तो ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, और इसमें आता है तो ये हो जाएगी आपकी क्यूबिक। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 3 होता है, टेट्राहेड्रल में 4 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा और इसमें 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये बन जाएगा कि आपको कहा जाए, चूंकि देखिए जो छोटा होता है ना वो कैटायन होता है, कैटायन छोटा और एनायन बड़ा।
अगर कोई MX इस तरीके का सॉलिड है, आपको इतना तो पता है कि पहला कैटायन है और दूसरा एनायन है। अगर मैं ये कह दूं कि कैटायन की रेडियस इतनी है और एनायन की रेडियस इतनी है, तो बताइए अगर ये मिलकर के कोई एक यूनिट सेल बनाते हैं तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। आप रेशियो निकालेंगे, देखेंगे किस रेंज में आ रहा है, आप फट से बताएंगे ज्योमेट्री होगी। और मैंने ये भी कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप फट से बता देंगे। ऑप्शन दिया होगा तो भी, है ना। यहां तक क्लियर हुआ है। इस टेबल को आप याद रखेंगे, सवाल का नमूना मैंने आपको दे दिया और मैं सवाल कराऊंगा भी इस पर। तो ये वो चैप्टर था जो बात तो क्रैश कोर्स की आपसे हुई थी, लेकिन चूंकि ये चैप्टर कहीं पढ़ाया नहीं गया तो हमने कहा कि चलो एक तरफ से इसको तसल्ली से ले लेते हैं। वैसे इस तरीके से पढ़ाना कि जहां 0 to 100 हमारे पास में समय होगा 2021 वाली परीक्षा के लिए। नीट 2021 में जो आपकी होगी उसमें होगा, तो कुछ बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप ये भी अंदाजा लगा लीजिए कि हम कितना बारीकी से, कितना तसल्ली से हमारे पास टाइम होगा और बढ़िया से हम लेकर के चलेंगे सारी चीजों को। ये टेबल आपके सामने। अब उसी पेज पर आ जाते हैं। वहां पर पहले हम फेस सेंटर के माध्यम से ये पता करेंगे कि अगर हमें ऑक्टाहेड्रल बनाना हो तो ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए हमारे पास, चूंकि ऑक्टाहेड्रल में जो आपका वो आया है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो 6 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 6 जो फेस होती हैं आपकी, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, जो दीवार है आपके कमरे की, वो 6 फेस है। उनके सेंटर में अगर मैं एक एक्स्ट्रा एटम रख दूं तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेता है। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के माध्यम से ही हम समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर अगर एक डायगोनल बना लिया जाए, ऐसा, ये एक डायगोनल बना लिया जाए इस तरीके का, तो आप देखिए मैं यहां से डायगोनल को ऐसे बनाता हूं। ये एक डायगोनल मैंने ऐसे बना लिया, ये, और जो यहां पर ये डायगोनल है, आप देखिए बीच में जो एटम है इसकी रेडियस स्मॉल आर और इसकी रेडियस जो है यहां पर कैपिटल आर, जो कोने पर है, जो कोने वाला है वो कैपिटल आर है। तो यहां नीचे तो दोनों एटम यहां कैपिटल आर वाले हैं, यहां ये इस तरीके से है, ये ऐसे है, ऐसे, और यहां ये भी ऐसे ही आएगा। थोड़ा सा इसको ठीक से बनाते हैं, थोड़ा ठीक से, हाँ, यहां पर इस तरीके से ऐसे, और जो एक्स्ट्रा एटम फेस के सेंटर में रखा है वो तो यहां आना है ना, इस तरीके से आना है। तो इसकी रेडियस स्मॉल आर और ये हो गई बड़े वाले एटम की कैपिटल आर, है ना, ऐसे देख रहे हो। ये ए है, यहां से लेकर के यहां तक की एज लेंथ है ए, ऐसे। अगर मैं इसको ट्रायंगल नाम दे दूं, इसमें मैं लिखता हूं ट्रायंगल ए बी और ये पॉइंट है इसका सी। तो अब चूंकि 90 डिग्री एंगल आपको साफ दिख रहा है, यहां पर मैंने इसको ऐसे निकाल के खड़ा किया है, ठीक है, ऐसे लेटा दिया मैंने, यहां से यूं काट लिया, इसको काट के ऐसे लेटा दिया, तो आप देखेंगे डायगोनल है, ऐसे बनाया मैंने। ये कंसेप्ट क्लियर है ना भाई, डायगोनल किस तरीके से मैंने फेस सेंटर को बनाया वहां से काट के। फिर से इसको देखिएगा, एक बार देखिए, 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है तो बड़ी विनम्रता से आप अपना डाउट वहां लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या आप व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप लिखेंगे तो आपको अपनी डिटेल बतानी पड़ेगी। मैं नीट 2020 क्रैश कोर्स का स्टूडेंट हूं, ये नाम है, मुझे इस वीडियो में ये डाउट आया है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, तो वो फिर आपको बता दिया जाएगा। नाउ फ्रॉम द ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर, ये दिस बी सी इज इक्वल टू आर प्लस आर एंड दिस इज इक्वल टू 2r एंड 2r का स्क्वायर एंड दिस इज 2r का स्क्वायर, ये हो गया है। देख लीजिए, ए बी का स्क्वायर दैट इज कैपिटल 2r एंड दिस इज ऑल्सो कैपिटल 2r। तो मैं यहां लिख सकता हूं, और पूरे का अंडर रूट है ऐसे, तो 4r का स्क्वायर, सॉरी कैपिटल R का स्क्वायर
अंडर रूट, तो ये हो गया है 2r, हो गया ना, 2r हो गया, और इधर है r प्लस r। अब कैपिटल R को मैं इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 2r माइनस r, ऐसे ले गया मैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और चेंज ये होगा कि ये जो यहां पर ये जो आया है ना, ये वाला, ये यहां पर डायगोनल नहीं लेंगे, इसको इस तरीके से काटेंगे। देखिए मैं फिर से इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, क्योंकि यहां पर हमारी जो अप्रोच है वो अप्रोच बीसीसी के हिसाब से मैंने ले लिया है, इसको फेस सेंटर के हिसाब से इसको लेते हैं। मैंने क्या किया, इसे में थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए, थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे काट लिया जैसे केक काटते हैं, ऐसे काट दिया। यहां से ये वाला पोर्शन देखिए, ये हटा देते हैं, ये वाला पोर्शन हटा दिया ऐसे, और मैंने इसको ऐसे काट लिया, यूं काट के निकाल दिया इस तरीके से। ये ओ सेंटर है, यहां पर ये ओ है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में यही चेंज यहां दिखाऊंगा आपको, तो ये ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये पॉइंट ओ है और ये इस तरीके से ऐसे। तो यहां ओ पर तो छोटा एटम है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर स्मॉल आर, और यहां ये दोनों कैपिटल आर हैं, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ठीक है ना, इस तरीके से ये स्मॉल आर। तो यहां जो डायगोनल पर जो एटम है, ये बड़े एटम है, यहां पे कोने वाले, देखो अब ठीक बने हैं ये कैपिटल आर, दिस इज ऑल्सो कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब आप ले सकते हैं ओ ए बी, या ऐसे कर लीजिए ए बी, इसको सी ही लिख लीजिए, सेंटर को सी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, अब ठीक हो गया, सी लिख लिया। अब ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी स्क्वायर यहां थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ट्रायंगल ए बी सी में डायगोनल, अब मैंने बी ए बी, थोड़ा नाम भी चेंज हो गया ना साथ में, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। नाउ यू कैन इमेजिन क्या हो जाएगा, हो गया ना ये चेंज, अब एकदम ठीक आ गया। ये हो जाएगा ए बी कैपिटल 2R है, और ए सी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर का स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। तो आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2R प्लस आर, इधर है 2R। दो तरीके हैं अब आपके पास में, या तो पूरी इक्वेशन को अंडर रूट 2 से डिवाइड कर लो, या इस कैपिटल आर को एक तरफ लिख लो और स्मॉल आर को एक तरफ लिख लो। चलो हमने इसको कर दिया अंडर रूट 2 से डिवाइड, तो जब 2R को अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2R, और इधर हो जाएगा R प्लस आर। इस R को कैपिटल को मैं इधर लेके आऊं और कॉमन ले लूं, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 R इज इक्वल टू आर। अंडर रूट 2 का मतलब होता है 1.414, अंडर रूट 2 की वैल्यू, तो 1.414 माइनस 1 दैट विल बी 0.414, और कैपिटल आर को ले गया मैं इधर। तो देखो छोटे एटम की रेडियस अपन बड़े एटम की रेडियस का रेशियो 0.414 आया है, किसमें, जब आप उसको ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, मतलब इससे ज्यादा अगर आएगा, इससे बड़ा होगा, 0.732 से कम होगा, तो आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ये बात थी। ऐसे ही रेडियस रेशियो हम निकालेंगे। ये जो रेडियस रेशियो हमने निकाला, किसका निकाला, ये रेडियस रेशियो था ऑक्टाहेड्रल का, फेस सेंटर मान के। अब हम ऐसा ही रेडियस रेशियो बॉडी सेंटर के लिए भी निकालने वाले हैं। चलिए इसको आप बार बार देख लीजिएगा। बॉडी सेंटर के लिए निकालते हैं, बॉडी सेंटर को ले लेते हैं। ये हमारे सामने बॉडी सेंटर है। देखें इसमें जैसा पहले हमने किया था ना पैकिंग एफिशिएंसी में, वैसा ही काम करना है। दो डायगोनल तो लेने पड़ेंगे आपको, एक डायगोनल तो आपको ये लेना पड़ेगा, ये वाला, और यहां पर एक एक्स्ट्रा डायगोनल आपको डालना पड़ेगा, ए बी सी। ये ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी,
और एक डी भी बनाना पड़ेगा ताकि आप ए डी बी से इसकी वैल्यू निकाल दें, ए बी की वैल्यू निकाल दें। और साथ में ये भी देखना है, यहां पर थोड़ा सा जो चेंज आप करेंगे वो ये कि यहां जो छोटा एटम है ये यहां पर, इसकी रेडियस है स्मॉल आर और इनकी है कैपिटल आर, ठीक है भाई। और यहां पर जितने भी एटम है फेस पर वो तो आर है, वो आर के बराबर है। तो जैसा पहले किया था, ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, ए बी इज इक्वल टू यहां पर हो गया आपका अंडर रूट ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, तो दैट इज अंडर रूट 2a। क्योंकि ये भी a, वैसे तो एज लेंथ ये a है ना, और ये भी एज लेंथ a है, और ये 2 r है, एक r इसका है जो मैंने लिखा है, एक r इसका है। ये ध्यान रखिएगा, कभी r सोचो, r का मतलब है यहां तक r और यहां तक दूसरा r, लेकिन एज लेंथ a। तो ए डी का स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर अंडर रूट 2a, और ए बी इज इक्वल टू 2r कैपिटल 2। चूंकि ये जो बड़े वाला एटम है यहाँ पे सेंटर, ये न्यूक्लियस है, पूरा एटम नहीं बनाया, इसकी भी रेडियस r होगी और इधर वाले की भी r होगी कैपिटल। चूंकि यहाँ बॉडी सेंटर का कोई लेना देना नहीं है, फेस के डायगोनल पे है ये, तो जो एक दीवार है बॉडी सेंटर तो यहाँ रखा है कमरे के बीच में, और जो दीवार होगी साइड में उसका जब डायगोनल आपने डाला ऐसे करके, तो वो बीच का जो वहां पर फेस पर जो डायगोनल है वो आ गया अंडर रूट 2a एंड दैट इज 2r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब ए सी बी या ए बी सी ऐसे लिखिए, फ्रॉम द ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू ये ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी अभी आपने निकाला अंडर रूट 2a, इसका स्क्वायर, और बी सी कितना है भाई, बी सी तो एड्ज है ना, दैट इज ए का स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट 3a। लेकिन यहां रेडियस के टर्म में लिखेंगे तो इसमें देख लो, एक कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल आर, छोटा आर, छोटा आर, तो इसको आप लिखेंगे 2r प्लस आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे तो ए से कोई मतलब नहीं है, रेडियस रेशियो मुझे चाहिए, तो ए से ये काटने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूं मैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 2 को विभाजित करने पर इक्वेशन 1 से, है ना, बाई इक्वेशन 1। तो 2 में क्या लिखा था भाई, इसमें लिखा था 2r प्लस आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3a अपॉन दैट इज 2r। इक्वेशन 1 में क्या है 2r, और इधर लिखा है अंडर रूट 3a। तो देखो 2 से यहां 2 कट गया, 2 से 2 कट, a से a कट, और r प्लस आर अपॉन आर, इसको मैं दूसरे टर्म में लिख सकता हूं 1 प्लस आर अपॉन आर। देखो लिख सकता हूं ना, इधर तो अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 है ही, ऐसे भी लिख सकता हूं ना 1 प्लस आर अपॉन आर, चूंकि आर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस आर अपॉन आर ऐसे लिखा जाएगा। तरीका समझ में आ रहा है ये, इसको ऐसे लिख लिया हमने, और बाद में मैं इस 1 को इधर ले जाऊंगा, अभी तो मैं ऐसे लिखता हूं अपॉन अंडर रूट 3। मैं एक को उधर ले गया तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3। वैल्यू पुट कर देनी है, अंडर रूट 2 की होती है 1.414 माइनस 1.732 अपॉन 1.732, तो ये आ गया 0.225। ये वैल्यू याद रखनी है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.225। उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गई होगी यहां तक। इसको रिपीट कर लेना है और कॉपी पर करके देखना है, नहीं करके देखेंगे नहीं समझ में आएगी। सवाल बहुत बढ़िया से हो जाएगा आपका अगर 2 सवाल सॉलिड स्टेट में से आ जाएंगे। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं और ना छोड़ूंगा, चाहे इसमें मुझे 3-4 दिन और एक्स्ट्रा लग जाए। बाकी 21 जो क्वेश्चन की सीरीज है वो आपको मिल ही रही है, और कुछ चैप्टर भी हैं जो लगातार चल रहे हैं, तो आपके एग्जाम तक
आपको बहुत कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि PDF हमसे डाउनलोड नहीं होता, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं अगर PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है। एक तो गूगल प्ले स्टोर से आप PDF एक फाइल होती है वो डाउनलोड कर लीजिए, सॉफ्टवेयर होता है, अगर सॉफ्टवेयर है नहीं खुलेगा। दूसरा, आप अपने मोबाइल से एक्स्ट्रा जो वीडियो फालतू के फोटो हैं वो मेमोरी हटा दीजिए, स्पेस मिलेगा तो डाउनलोड हो जाएगा, फाइल खुल जाएगी, आप पढ़ पाएंगे। इसके नोट्स भी आपके चैप्टर में अवेलेबल हैं, आपके PDF में, इसी फोल्डर में। ठीक है बच्चों, तो फिर अगली क्लास का वेट करिएगा, और तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, मेहनत करते रहें।